हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नोटबुक आईएएस के चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता है हम सुबह आते हैं 6 बजे और डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की सीरीज में हम लेकर आए हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से डिटेल में कवर करें, ताकि किसी भी एग्जाम में आपके कोई भी चीज़ें आने वाली हों, अगर यहाँ से इन टॉपिक्स से आती हैं तो वो आपकी गलत ना हो, ना ही मिस हो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके क्या है, बहुत बार ऐसे टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनके पास में क्या क्या चीज़ें रही हैं, उनमें क्या चीज़ें नई ऐड ऑन हुई हैं और इन फ्यूचर जो है उनमें कौन कौन सी चीज़ें हम सुधार कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से डिटेल में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो बच्चे भी इस बार यूपीएससी दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स भी यूपीएससी दे रहे हैं, तो भाई अब मुझे मतलब कल अब 1 जून होने वाला है। 1 जून हो गया, मैं समझ लीजिए 1 जून ही है आज, ठीक है। तो 1 जून अगर आज है तो आज से आप क्या करने वाले हैं, रिवीजन करिएगा। जैसे जो भी 10-15 दिन मांग चलिए, आपके 15 दिन नहीं तो आप 12-13 दिन मांग चलिए कि आपके पास फाइनल बचे हुए हैं। अगर उसमें आप रिवीजन कर लेते हो अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स का तो अच्छा होता है, क्योंकि देखिए पढ़ते तो सारे हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते, तो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आपके कई बार क्वेश्चन जो है सही आते हुए भी गलत हो जाते हैं। कि पता होता है कि ये कहीं पढ़ा है, कहीं देखा हुआ लग रहा है, समझा भी था इस चीज़ को, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। एग्जाम टाइम में थोड़ा वैसा भी, जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हो, एग्ज़ाम दे रहे होते हो, तो उस टाइम वैसे ही प्रेशर ज़्यादा होता है। 3 घंटे आप रूम पे कभी बैठ के कुछ काम करके देखिए और 3 घंटे हॉल में ऐसे हवा की तरह गायब हो जाते हैं। 3 घंटे पता भी नहीं लगता है कि 3 घंटे हो गए पेपर से ख़त्म होने वाला, और जब एग्जामिनर बोलता है कि भाई अब जमा करो, तब प्रेशर और बढ़ता है। तो वहाँ पे आती हुई चीज़ें भी हम गलत करके आते हैं, कई बार क्वेश्चंस भी सही से नहीं पढ़ते हैं। तो अगर ये जब 10-15 दिन जो भी आपके पास बचे हुए हैं उसमें कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। कुछ भी नया अब पढ़ने का टाइम नहीं है, तो जितना भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करिएगा, उसी को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आईआर के हिसाब से। हो क्या रहा है यहाँ पे, तालिबान है अफ़गानिस्तान में, सब विरोध करते हैं उसका। सारी कंट्रीज़ को पता है कि वहाँ पे तालिबान क्या कर रहा है अफ़गानिस्तान में, वहाँ की शासन या सत्ता को कैसे चला रहा है, कैसा माहौल बनाया है उसने। और यहाँ पे क्या है, रूस जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लिखा क्या है यहाँ पे, तालिबान को आतंकवादियों की सूची से हटाएगा रूस। तो रूस क्या कर रहा है, तालिबान को जो भी आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है, सभी कंट्री जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में यही माना जाता है कि जो तालिबान है वो एक तरह से आतंकवादी संगठन है। यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, जो लोग इससे जुड़े होते हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए दिखाई देते हैं आपको। लेकिन रूस क्या कर रहा है, रूस के अपने पर्सनल रीजन्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके, इस वजह से क्या कर तालिबान को वो आतंकवादी संगठन की सूची से हटा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के 3 साल बाद रूस तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने के लिए तैयार है। सरकारी समाचार एजेंसी जो है वहाँ की RIA नोवोस्ती की रिपोर्ट के अनुसार ये कदम रूस द्वारा तालिबान के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के वर्षों के बाद आया है। कई वर्षों से इनके आपस में संबंधित है, व्यापार वगैरह को लेकर के, उन्हीं चीज़ों के बाद यहाँ पे आया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद कई दौर की वार्ता और व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ें प्रतिबंधित हैं, इनको मना किया गया है, फिर भी क्या कर रहा है रूस, इनको इस संगठन या इस श्रेणी से बाहर निकाल रहा है। उसके हिसाब से जो तालिबान है वो आतंकवादी संगठन का हिस्सा नहीं है, ऐसा रूस का मानना है, ठीक है। अगर बात करें राजनयिक संबंध और व्यापार क्या है, अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स देखने वाले हैं। दूसरा है विदेश नीति का रुख क्या है इनके यहाँ पर। तीसरा है आर्थिक मंच का निमंत्रण क्या है। देखो कोई भी, मैंने आपको कई बार बताया ऑलरेडी, दो लोगों में कितनी भी कट्टर दुश्मनी को हो, एक दूसरे को देखना पसंद ना करते हो, एकदम नफरत हो किसी से, लेकिन अगर वहाँ पे एक दूसरे का फ़ायदा हो जाए, पैसों को लेकर कोई बेनिफिट दिखने लगे ना, तो आपको वो दोनों व्यक्ति जो है एक साथ दिखाई देंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। रूस लगातार तालिबान के साथ जुड़ा हुआ है, कूटनीति और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ऐसी चीज़ों से कटना चाहते हैं, रूस जो है कनेक्ट कर रहा है अपने आप को आतंक। देखिए अगर आप इसको समझेंगे ना कि ऐसा क्यों कर रहा है रूस, तो जहाँ पर भी USA कटता है ना, जहाँ पर USA घुसेगा
वहाँ से रूस जो है दूर भागेगा। और जहाँ पे यूएसए ने अपना रिलेशनशिप ख़राब किए, वहाँ पे क्या है, रूस अपने रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो यही देखने को मिल रहा है। जो अफगानिस्तान में पहले यूएसए की जो चीज़ें थी वो हट गई हैं, काफ़ी साल हो गए हैं। अब क्या कर रहा है, रूस अपना यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। अच्छा, तो लिखा हुआ है आतंकवादी सूची से हटाने से इन प्रयासों को और बढ़ाया जा सकता है, और भी इनके रिलेशनशिप और रिलेशंस जो हैं और अच्छे होने वाले हैं। कूटनीति जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है इनका वो अच्छा हो जाएगा। हालांकि ये तालिबान सरकार और उसके स्वघोषित अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने से कम है। ठीक है, फिर लिखा हुआ कजाकिस्तान ने पहले ही 2023 के अंत में तालिबान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटा दिया था। ये एक ऐसा कदम है जिसका रूस अब पालन करने के लिए तैयार है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कि अफगानिस्तान के तालिबानी संगठन को सबसे प्रथम या रूस से पहले किसने आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाया था, तो कजाकिस्तान है। उसके बाद किसने हटाया है, उसके बाद रूस ने हटाया है। विदेश नीति का रुख अगर देखिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसी इनकी फॉरेन पॉलिसीज होने वाली हैं, तो रूसी विदेश मंत्री जो है सरगेई लावरोव ने अफगानिस्तान में वर्तमान शक्ति गतिशीलता को स्वीकार करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि तालिबान वास्तव में शासक हैं और अफगानिस्तान की स्थिरता में रूस और उसके मध्य एशियाई सहयोगियों के निहित स्वार्थों पर जोर दिया। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो इंटरनेशनल लेवल पे तालिबान को बोला जाता है कि आतंकवादी संगठन है, इनको बैन करो, इनको ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग शासक होते हैं, वहाँ की सत्ता चलाते हैं, वैसे ही यहाँ पे अफगानिस्तान में ये सिर्फ सत्ता चला रहे हैं। जब भाई अपना फ़ायदा देखेगा तो कोई भी कुछ भी बोलेगा। तो यहाँ पे क्या है, इनको अपने रिलेशंस मेंटेन करने हैं, अपनी कूटनीति बढ़ानी है, वहाँ पे अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को अच्छा, मतलब इकोनॉमिक जो रिलेशन है उनको भी अच्छा करना है, बढ़ाना है। इसलिए यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, ये बस एक सत्ताधारी दल है या सत्ता चलाने वाला एक ग्रुप है। ठीक है, आर्थिक मंच का निमंत्रण दिया गया भाई। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कूटनीति संकेत में रूस ने तालिबान प्रतिनिधियों को अपने प्रमुख सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में आमंत्रित किया। ये घटना जो कभी पश्चिम के साथ रूस के आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण थी, रूस के उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि तालिबान वास्तव में शासक है। अफगानिस्तान की स्थिरता, मतलब इन्होंने बोला है, मतलब जो चीज़ें पहले अलग चल रही थी, जो रूस है पहले अलग कंट्रीज़ को अपने आप इनवाइट करता था, आज वो क्या कर रहा है, तालिबान जैसे संगठन को अपने यहाँ पर इनवाइट किया है बतौर गेस्ट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा ऑलरेडी हमने पढ़ लिया इसको। ऐतिहासिक संदर्भ देखें कि तालिबान का इतिहास क्या रहा है, या फिर रूस का तालिबान के साथ क्या कैसा रहा है पहले से। तो तालिबान को 2003 से रूस में एक आतंकवादी संगठन नामित किया गया। 2003 से रूस में क्या है, ये तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता था। वहाँ पे लोग यही मानते थे कि तालिबान जो एक आतंकवादी संगठन है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आरोप सामने आए हैं कि जैसे कि 2018 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के प्रमुख के दावे कि मॉस्को तालिबान को हथियार प्रदान कर रहा था। देखिए, जिन आरोपों से मॉस्को इनकार करता है। अफगानिस्तान में रूस की भागीदारी 1980 के दशक में मुजाहिदीन लड़ाकों के खिलाफ सोवियत संघ के एक दशक लंबे युद्ध के दौरान हुई थी, जिसका उद्देश्य क्रेमलिन समर्थित सरकार का समर्थन करना था। तो ये बोला कि पहले जब उस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग टाइप की थी, तब रूस ने समर्थन किया था। बीच में चीज़ें ऐसी आई थी कि यहाँ पे हथियारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, हालांकि उससे इनकार किया गया था। तो ये कुछ है, इसका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, और आज के टाइम पे हम देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होने वाला है, एक तरीके से क्या है, जो सोशल साइट्स पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो यहाँ पे गूगल क्रोम के बारे में बात की जा रही है कि गूगल क्रोम जो है डिजिटली आपके लिए सिक्योर नहीं है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक हो रही है। तो देखिए आर्टिकल क्या लिखा हुआ है, CERT, इसके बारे में आगे देखेंगे। अभी CERT ने बताया है, इन इश्यू अलर्ट फॉर हाई सेवरिटी वनरेबिलिटी इन गूगल क्रोम। तो क्या लिखा है कि अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे जो है चीज़ें बहुत ख़राब लेवल पे चल रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे हम। अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑटोमेटिक अपडेट्स। ये क्या होते हैं, एक होता है मैनुअल अपडेट्स। आपने अगर कभी ध्यान दिया हुआ, कुछ एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं।
वो बहुत नेसेसरी होते हैं। अगर आप उनको अपडेट, मतलब देखिए कई बार होता है कि हम अपडेट करना भूल जाते हैं। जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे प्ले स्टोर पे माई ऐप्स पे जाकर के, तब तक आप अपडेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो वो होता है मैनुअली अपडेट करना। आपने खुद जाकर के सेटिंग्स वगैरह खोली या प्ले स्टोर पर गए और वहाँ पे एप्लीकेशन जाकर के आपने अपडेट लगा दिया, अपडेट हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं तो वो अपने आप ही अपडेट हो जाती है। जैसे आपने एप्लीकेशन खोला किसी काम के लिए, वो अपना बैकग्राउंड में अपडेट हो रहा है। तो क्या होता है कि आपको अपडेट करना, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों अपडेट करना है, क्या बदल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। कोई अगर वायरस वगैरह है ऐसा जो पुराने वर्जन में आ सकता है, और जो एप्लीकेशन का ओनर है, जो कंपनी है, उसने अपने एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर जो अपडेट कर दिया है, तो नए अपडेटेड वर्जन में वो वायरस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अपना अपडेट नहीं किया है वर्जन, तो आपके एप्लीकेशन में, आपके मोबाइल पर वो वायरस आ सकता है। इसलिए बोलते हैं कि टाइम टू टाइम अपने फ़ोन को अपडेट करते रहिए, साथ ही टाइम टू टाइम अपने फ़ोन के एप्लीकेशंस को भी अपडेट करते रहिए। तो कुछ अपने आप अपडेट हो जाते हैं, कुछ को हमें करना पड़ता है। देखिए लिखा है, मोस्ट यूजर्स विल रिसीव द अपडेट ऑटोमेटिकली, स्टार्टिंग द ब्राउजर विल अप्लाई द अपडेट। जैसे आप ब्राउजर को स्टार्ट करेंगे अपने आप अपडेट हो जाएगा, तो वो हो जाता है ऑटोमेटिक अपडेट्स। दूसरा मैनुअल में लिखा है, यूजर्स कैन मैनुअली चेक फॉर द अपडेट्स बाय, आप अपने आप से देख कर सकते हो। ओपनिंग क्रोम जाकर देखिए, क्रोम में जाकर के चेकिंग, क्लिकिंग ऑन द 3 डॉट्स इन द टॉप। ये तो तरीका बताया गया है कि आपको अगर अपना क्रोम अपडेट करना है। यहाँ पे क्रोम के बारे में बात की कि जो पुराना वर्जन है क्रोम का, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। ये सिर्फ क्रोम के लिए ही नहीं है, जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जो चीज़ें भी आप यूज़ करते हैं, तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। क्योंकि अपडेट करने से क्या होता है, चीज़ें नई कुछ ऐड हो जाती हैं और कुछ खतरे होते हैं जो चीज़ों से, वो हमारा फ़ोन सिक्योर भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, फिर क्या लिखा है, अगर हम बात करें इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो हमारी है शर्ट इन, इसके बारे में देखिए क्या है, नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट एज एंड व्हेन दे ऑकर। तो जब भी कंप्यूटर्स में कभी भी सिक्योरिटी रीजन्स या सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, तो कौन देखता है यहाँ पे, CERT जो हमारा है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस जो टीम हमारी है वो काम करती है और जितने भी इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करती है। इट इज़ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी जो है इस मंत्रालय के तहत कार्यरत है। तो किस मंत्रालय, कई बार होता है ना स्टेटमेंट बोल देता है कि जो CERT है ये इस मंत्रालय के तहत काम करता है और आपको नहीं पता होता है, और ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि सही है कि गलत है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा कौन से मंत्रालय के तहत काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इस मंत्रालय के तहत काम करता है। ऑपरेशनल सिंस जनवरी 2004, 2004 जनवरी से ये एक्टिव है। आपको लगेगा पहले क्यों नहीं आया, भाई जब से हमारे यहाँ पे स्मार्टफोन्स हो गए, कीपैड फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर्स हो गए, जो ज़्यादा हमने काम करना शुरू किया है, जब साइबर क्राइम्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा बढ़ने शुरू किए हैं, हम लोगों को पता लगा है कि भाई ऐसा भी होता है कि आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, आपका लैपटॉप हैक हो जाएगा, आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो हमने धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट की हैं कि हमें कैसे मेंटेन करना है। अब आजकल के देखिए, अगर आप 2004 में जाएंगे तो आपको उस टाइम पे क्राइम रेट जो है, साइबर क्राइम्स आपको कम देखने को मिलेंगे। हो सकता है 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले। आजकल के टाइम पे आपको हज़ारों लाखों में देखने को मिलेंगे। क्यों? यूजर्स भी ज़्यादा हैं और जो एप्लीकेशंस हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो डाटा हमें ज़्यादा दिखाई देता है। कई लोग वैसे बोलेंगे कि भाई कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पे साइबर क्राइम्स इतने कम होते थे, मोदी जी की सरकार में साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। तो भाई कंपैरिजन कर रहे हो आप, ये भी तो देखिए उस टाइम टेक्नोलॉजी कहाँ थी हमारी, और आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजी के मामले में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। पहले होता था कि किसी के पास शायद फ़ोन हो, अब क्या है कोई ऐसा हो जिसके पास फ़ोन ना हो। आजकल लोग पास 2-3 फ़ोन होते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा आपको मिलेगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन ना हो या किसी भी घर में मोबाइल फ़ोन ना हो। 2 से कम मोबाइल आपको किसी घर पे देखने को मिलेंगे ही नहीं। एक मम्मी का अलग होगा, पापा का अलग होगा, सारे बच्चों का फ़ोन अलग रहता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस ऑर्गेनाइजेशंस के कि कैसे काम करना है, क्या करना है,
तो प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स को कम करना है, उनको रोकना है। रिस्पॉन्डिंग टू साइबर अटैक्स को जो भी आते हैं साइबर अटैक जो होते हैं उनको रिस्पॉन्ड भी करना है कि हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर पाएँ और उनको भी मुंह तोड़ जवाब दे पाएँ। रिड्यूसिंग नेशनल वल्नरेबिलिटी, तो नेशनल अगर कोई सरकारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे ख़राब हो रही हैं, यहाँ पे हैक हो रही है, तो उसको भी हमें उस खतरे को भी कम करना है। इन्हांसिंग सिक्योरिटी अवेयरनेस, तो क्या है कई बार होता है लोगों को पता, जैसे हमने अभी बता दिया आपको कि आपको टाइम के साथ साथ अपनी जो भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं उनको कंटिन्यूसली क्या करना, अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि कोई भी वायरस वगैरह है या कोई हैकिंग सिस्टम चल रहा है तो हो सकता हो कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है हैक करने की वो पुराने वर्जन को हैक करने की हो। अगर आप अपना अपडेट करके रखते हो फ़ोन तो वायरस भी नहीं आएंगे और आपका फ़ोन भी हैक होने से बच जाएगा या सिस्टम हैक होने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट रही है इसके बारे में। अगर बात करते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे क्या होने वाली हैं, लास्ट समझ में आ गया आपको। इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें जाना ज़रूरी है, तो ये सर्टिन के बारे में ही है, CERT इनके बारे में ही है। द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ CERT इन द इंडिया साइबर कम्युनिटी एंड इंडियन साइबर स्पेस, तो क्या है कि इसका एक तरीके से एरिया क्या है, किन किन क्षेत्र में काम करता है, हमें ये भी जानना है। तो लिखा है सर्विस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है ये, साथ में क्या है पब्लिक एरिया को भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है, साथ में कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को भी, इवन प्राइवेट पर्सन को ही अगर इनकी सुविधा लेना चाहता है, इनसे कोई हेल्प लेना चाहता तो यहाँ पर ले सकता है। देखिए लिखा है इन एडिशनल CERT प्रोवाइड सर्विस टू द इंडिविजुअल्स एंड होम यूजर्स एज वेल, तो इंडिविजुअल कोई है अगर उसको हेल्प चाहिए या सर्विस चाहिए कोई इनसे रिलेटेड तो उनको भी यहाँ पे सुविधा दी जाती है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी फॉलोड इन अकॉर्डेंस विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो जो भी हमारे लॉज वगैरह बने हैं उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चीज़ें फॉलो की जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपने हिसाब से कोई नए रूल्स बनाते हैं या फिर कुछ भी ऐसे ही उठा करके चीज़ें कर देंगे। तो जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल नियमों कानूनों के हिसाब से होती हैं। तो ये हमारा सर्टिन रहा है और क्रोम के बारे में बताया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्टिन ने हाल ही में किस वेबसाइट के बारे में बताया है या गूगल की किस वेबसाइट के बारे में बताया है कि यहाँ पे क्या है खतरा साइबर अटैक्स का ज़्यादा है क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो क्या है गूगल क्रोम के बारे में है। ठीक है, देखिए ये हमारे साइबर अटैक्स के बारे में लिखा हुआ है 2015 में जो है लगभग 50,000 मतलब 49,455 है। 2020 में देखेंगे तो लाखों में आंकड़ा दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोग बोलेंगे कि पहले कम था ये, इसके मतलब 2014 में चले आएंगे या 2013 में चले आएंगे तो और कम देखने को मिलेगा, और अभी क्या है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ये डाटा। तो देखिए साइबर अटैक्स इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ भी कर रहे हैं। आप सोच के देखिए 2015 में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन होगा, कितने लोगों के पास पर्सनल लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट या फिर एक से ज़्यादा मोबाइल्स होंगे। ज़्यादातर उस टाइम लोग ना कीपैड चला रहे होंगे, स्मार्टफोन या टच वाला जो मोबाइल आप यूज़ करते हो उस टाइम जो है बहुत कम लोगों के पास होते थे। अब तो क्या है कीपैड जो है कम लोगों के पास होते हैं, जो स्क्रीन वाले टच स्क्रीन वाले फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, वो ज़्यादा लोगों के पास देखने को मिलेंगे। तो डाटा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यूजर्स ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा होने वाला है वो है एक प्राइवेट कंपनी है, उसने एक रॉकेट बनाया है। तो दूसरी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसने इंडिया में ही बनाया है रॉकेट और उसको लॉन्च किया गया है। तो लिखा है अग्निकुल कॉस्मॉस अग्निबाण दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन है। 3D प्रिंटेड, जिसको आपने सिर्फ किताबों वगैरह में पढ़ा होगा कि 3D प्रिंटेड चीज़ें ये होती हैं, ऐसे होती हैं, या फिर आपने रील्स वगैरह में देखा हो कि इमेज सर्च किया कि ये बनाना है और प्रोडक्ट डाला और वहाँ से वही चीज़ बन करके आपके सामने आ जाती है। मतलब आपको कुछ भी चीज़ नहीं करनी है, यहाँ पे एक कंप्यूटर स्क्रीन दी है, यहाँ पे अलग अलग इमेज चल रही हैं सारी, आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कॉफ़ी मग बनाना है, तो यहाँ से कुछ मशीन लगी हुई, यहाँ पे आपने मटेरियल डाला और पता चला थोड़ी देर में यहाँ पे कॉफ़ी मग बन करके बाहर आ गया। 3D प्रिंटिंग यही होता है कि चीज़ें वहाँ पे दिख रही हैं और दूसरे से बन के निकल रही हैं। ठीक है, तो अग्निकुल के बारे में देखिए लिखा अग्निकुल कॉस्मॉस अग्निबाण दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन है। तो याद रखिएगा पहला स्पेस रॉकेट इंजन कौन सा है 3D प्रिंटेड, इसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेन्नई स्थित स्टार्टअप जो है अग्निकुल कॉस्मॉस, ये चेन्नई में स्थित है। नाम कंपनी का क्या है अग्निकुल कॉस्मॉस ने एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है जिसमें उन्होंने दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जिसमें सिंगल पीस
3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन है। सिंगल पीस का मतलब ये होता है, जब देखिए ये जो दिख रहा है आपको रॉकेट, अगर आप इसको असेंबल करके बनाएंगे तो मतलब है कि असेंबल का मतलब है बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप उनको जोड़ जोड़ के बना रहे हो। लेकिन 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि आपने यहाँ से मटेरियल डाला और यहाँ से आपको प्रोडक्ट बाहर निकल के आ गया। इसका मतलब है कि उसमें क्या है, कहीं पर भी कोई भी असेंबलिंग वाली चीज़ नहीं हुई, एक बार में ही सारा मटेरियल तैयार हो गया है, एक बार में ही चीज़ें तैयार हो गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। चार असफल प्रयासों के बाद, देखिए असफलता से आपको निराश नहीं होना है। जैसे क्या है, आप मतलब अभी इसको थोड़ा पहले पढ़ा देती हूँ, फिर मोटिवेट करूँगी कि 4 असफल प्रयासों के बाद अग्निकुल ने 5वें प्रयास में सफलता प्राप्त की और अपने स्वयं के रॉकेट, जिसका नाम अग्निबाण, अग्निकुल कंपनी का नाम है और अग्निबाण जो है उस रॉकेट का नाम है, को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। यह लॉन्च भारत के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन स्वचालित रॉकेट को चिन्हित करता है, जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया। पहला तो देखिए ये है कि 3D प्रिंटेड है, पहला 3D प्रिंटेड है और स्वदेशी रूप से विकसित भी किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि 4 बार इन्होंने टोटल 5 बार प्रयास किया है, जिसमें कि 4 बार फेल हुए हैं, उसके बाद 5वें अटैम्प्ट में इन्होंने पास किया। जैसे आप यूपीएससी के अटैम्प्ट देते हो, देखिए अगर इतना आसान होता यूपीएससी या कोई और एग्ज़ाम, तो आपको जो हमारे जो भी संगठन, जो भी संस्थाएं हमारी हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे है, बैंकिंग हो, आपको एक ही अटैम्प्ट देती कि एक अटैम्प्ट दिया आपने, एग्ज़ाम दिया और पास हो गए। उन्होंने आपके अटैम्प्ट्स दे रखे हैं, जनरल के इतने अटैम्प्ट्स होंगे, ओबीसी के इतने अटैम्प्ट्स होंगे, या फिर एससी एसटी के यहाँ तक। तो क्या है, उनको पता है कि एग्ज़ाम टफ है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है एक बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर पाए, उसको दूसरी बार ट्राई करना पड़े, तीसरी बार ट्राई करना पड़े, चौथी बार ट्राई करना पड़े। तो उन्होंने वहाँ पे क्या है अटैम्प्ट्स दिए हैं यही सोच करके। तो आपको क्या है, आपको निराश नहीं होना है कि आपका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 अटैम्प्ट्स हो गए हैं, 5 अटैम्प्ट्स हो गए हैं। जैसे आइंस्टीन ने जब बल्ब बनाया था तो उसने हज़ारों बार बनाने की कोशिश की थी, हज़ारों बार ट्राई किया था कि बन जाए बन जाए बन जाए, और क्या हुआ, जब बन गया तो किसी ने भी ये नहीं पूछा कि कितने बार तुम फेल हुए हो। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब आप एक बार सफल हो जाते हो ना, तो आपकी असफलताओं के बारे में सारे लोग भूल जाते हैं। अभी आप सफल नहीं हुए तो आपको बताएंगे तुमने तो 4 स्टेट के एग्ज़ाम दिए हैं, तुमने तो 4 बार यूपीएससी एग्ज़ाम दिया है, तुमने तो बैंक वाला भी दिया था, तुमने तो एसएससी वाला भी दिया था, सीजीएल दिया था, एमटीएस दिया था, ऐसे करके ताने मारेंगे आपको कि इस व्यक्ति ने तो इतने सारे एग्जाम्स दे रखे हैं और इसका कहीं हुआ नहीं है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो पता क्या बोलेंगे, अरे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं ऑलरेडी, बहुत एक्सपीरियंस है इनको, इन्होंने सारे बैंकिंग के एग्जाम्स भी दिए हैं, रेलवे के एग्जाम्स भी दिए हैं, यूपीएससी भी दिए, स्टेट पीएससी दिए, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। या फिर क्या सिलेक्शन होने के बाद वो भूल जाएंगे कि आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, उन्हें याद भी नहीं रहेगा। बस उन्हें ये याद रहेगा कि ये फला फला व्यक्ति है, उसने यूपीएससी दिया था और उसका सिलेक्शन हो गया, रैंकिंग ये आई है इसकी। तो क्या है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आपको कोशिश करनी है कि जो गलतियाँ आपने पिछली बार की हैं वो गलतियां दोबारा ना हो, नेक्स्ट टाइम जो अच्छा आप परफॉर्म करें। अग्निकुल ने 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाने के लिए इंकोनेल सामग्री का उपयोग किया। इंकोनेल एक ऐसा धातु मिश्रण है जिसे ऑक्सीकरण, कोरोजन प्रतिरोध और अंतरिक्ष यात्रा की उपयुक्तता के लिए जाना था। मतलब क्या, देखिए अब आपको स्पेस में चीज़ भेजनी है तो यहाँ पे प्लास्टिक डाल के तो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से आप रॉकेट बनाओगे नहीं, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट डालना होगा, ऐसा कोई मिक्सचर डालना होगा जो जाकर के स्पेस में सर्वाइव कर पाए। वहाँ पे हीट होती है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उन चीज़ों को वहाँ पर सर्वाइव करके वो कंटिन्यूसली मूव कर पाए और काम कर पाए। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर मिलाई गई है, उसका नाम याद रखिएगा। अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने की वाली दूसरी निजी कंपनी बनी है। पहली निजी कंपनी की बात करें, देखिए अग्निकुल कॉस्मोस जो है दूसरी कंपनी बनी है। इसके अलावा हमारी पहली निजी कंपनी जो है हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो ऑलरेडी क्या कर चुका है, यहाँ पे एक बना चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, जो हमारा स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम एस रॉकेट ये लॉन्च किया गया। देखिए बनाने की बात नहीं की जा रही, बना तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन सफलतापूर्वक उसका प्रक्षेपण किया जाना और वो सक्सेसफुल हो जाए, तब यहाँ पे आपको वाहवाही मिलती है। जैसे यूपीएससी की तैयारी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, प्रीलिम्स भी बहुत सारे लोग देते हैं, मेंस भी बहुत सारे देते हैं, इंटरव्यू भी बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन प्रशंसा किसकी होती है, किसका नाम यहाँ पे अखबारों में, होल्डिंग्स में आपको गली मोहल्ले में देखने को मिलेगा, जो कि फाइनल सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जिन्होंने सफल परीक्षण कर लिया है, मिशन सक्सेसफुल हो रहा है, उन्हीं का नाम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें अग्निबाण रॉकेट और
अग्निलेट इंजन के बारे में, तो इंजन वगैरह क्या है, कैसे रॉकेट होने वाला है। 2 चरणों वाले रॉकेट्स यहाँ पे हैं। ऊंचाई लगभग 20 मीटर होने वाली है। 700 किलोमीटर ऊपर तक ये अर्थ के ऑर्बिट में ले जाएगा। 300 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फैक्चुअल डाटा है इसके बारे में कि ये सारी चीज़ें क्या है इंजन में आप ये देख सकते हो। तो क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ से बन सकता है तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कंपनी कौन सी है, कौन सा रॉकेट बनाया है, पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो 2 कंपनियाँ हमारी ऐसी हैं जिन्होंने स्वदेशी रूप से रॉकेट बनाया है और उसको वहाँ पर सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया गया है। जो अग्नि बाण है वो चर्चा में क्यों है, क्योंकि 3D प्रिंटेड है ये और एक बार में ही बनाया गया है। तो असेंबलिंग वाला जो चीज़ होती है कि अलग अलग टुकड़े जोड़ करके आप बनाते हो कोई चीज़, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा होने वाला है वो हमारा है हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में। पहला तो है पत्रकारिता, दूसरा है हिंदी। हिंदी की पत्रकारिता कहाँ से शुरू हुई थी उसके बारे में देखेंगे। तो क्या है, हिंदी पत्रकारिता दिवस को हर साल जो है 30 मई को मनाते हैं। उस दिन मिस हो गया था, इसलिए हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म या फिर आप रिपोर्टिंग वगैरह कह लीजिए। जो न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हो, आप टीवी पे न्यूज़ देखते हो, वो सब कुछ पत्रकारिता के अकॉर्डिंग ही अब आता है। तो क्या है, ये इसको हम लोकतंत्र का 4th पिलर मानते हैं। ठीक है, 4th पिलर के रूप में देखते हैं कि भाई इसके बिना क्या है हमारा लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। आपने कभी ये सोचा है कि न्यूज़पेपर सुबह 6 बजे ही क्यों आ जाता है? आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि न्यूज़पेपर सुबह 6 बजे क्यों आता है? शाम को क्यों नहीं भेजते हैं 6 बजे, दोपहर में 12 बजे भेज दें या फिर रात में दे जाया करें, सुबह सुबह ही 6 बजे क्यों न्यूज़पेपर आता है? तो हमारी गवर्नमेंट की या फिर जो भी चीज़ें, मान लीजिए कि लोकतंत्र में क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि जो चीज़ें देश दुनिया में हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए आपको जानकारी अवेलेबल हो जाए। पहले क्या था, सिर्फ न्यूज़पेपर ऑफलाइन मिलते थे, तो आपके घर आते थे डालने के लिए, तो वो 6 बजे मिलता है, कभी आपको 5 बजे मिलता है। मत देखिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, न्यूज़पेपर डालने वाला बेचारा आपको सुबह 5 बजे डाल के जाएगा घर पे, न्यूज़पेपर 6 बजे डाल के जाएगा। उसको फ्लेक्सिबल क्यों नहीं किया गया है? उसको 7 बजे क्यों नहीं भेजते हैं? 8 बजे, अगर ठंड हो रही तो बोल दे कि 9 बजे चले आया करो। जैसे स्कूल का टाइमिंग चेंज होता है, ऑफिस का टाइमिंग भी चेंज हो जाता है आपका, लेकिन आप देखिए कभी भी न्यूज़पेपर वालों का टाइमिंग चेंज नहीं होता है। वो 5 बजे का मतलब 5 बजे ही आ जाएगा। और अब तो आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, उसमें आप 3 बजे या 4 बजे भी पढ़ सकते हो। तो इतनी जल्दी आपको न्यूज़पेपर देने का मतलब यही होता है कि भाई हमारे देश में क्या चल रहा है इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए आपको ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएं। दूसरा अगर देखें पहलू, इसका एक और पहलू भी है कि कहीं भी कुछ भी होता है, कोई पहुँचे ना पहुँचे, रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, उनकी कोशिश होती है कि कौन सबसे जल्दी वहाँ पे पहुँचे, कौन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर पाए। तो ये भी लोकतंत्र का ही एक तरीके से पार्ट है। लोकतंत्र के सपोर्ट में ही चीज़ें क्या आती है। आजकल भले ही वो टीआरपी के लिए लोग करते हैं कि न्यूज़ जितनी सी है मिर्च मसाला लाकर इतना सा बड़ा बना दिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, मीडिया को अक्सर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। पत्रकारिता ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हम राज्य की वर्तमान घटनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानें। जो पत्रकारिता है, जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, चैनल्स वगैरह हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टेट में या हमारी गवर्नमेंट में, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, हमें अच्छे से मतलब बहुत जल्दी से जल्दी जानकारी इसकी मिले। पत्रकार जितनी जल्दी हो सके हमारे दरवाजे पर समाचार और सूचना पहुंचाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं। चाहे वह एक समाचार पत्र हो, एक टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया का लगातार बढ़ता दायरा हो, पत्रकारिता जनता की राय को आकार देने और प्रभावित करने की शक्ति रखती है। तो पहले क्या था, पहले था सिर्फ न्यूज़पेपर्स ऑफलाइन, फिर धीरे धीरे टीवी आया, उसमें न्यूज़पेपर आपका न्यूज़ आने लग गया, प्रसार भारती रेडियो में आना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ है, अब आपका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल होती है। कहीं पे कुछ भी होता है लोग तुरंत फोटो वीडियो वायरल करते हैं और लोगों को पता चल जाता है। उसके अलावा क्या है, अब आपके पास डिजिटल न्यूज़पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं। आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ना है, आपको मोबाइल पे पढ़ना है, लैपटॉप पे पढ़ना है, वो सुविधा भी आपके पास अवेलेबल है। ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में ये मानकर चला जाता है कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी सारी की जानकारी हमारी जनता को टाइम से पहले ही अवेलेबल हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर कभी भी दोपहर में नहीं आया, ना शाम को आता है, ना रात में आएगा, सुबह जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए।
कोशिश होती है कि कोई सुबह उठे, दरवाज़ा खोले, उसको सबसे पहले कुछ दिखे ना दिखे, न्यूज़पेपर ज़रूर दिखेगा आपके दरवाजे पे पड़ा हुआ। तो इसलिए मिलता है ताकि लोग उस चीज़ को समझें कि वहाँ पे आसपास क्या हो रहा है। और सोशल मीडिया का ज़माना तो भाई आपने देखा, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक किसी बिजनेसमैन का लड़का था, अंडर 18 था, वो गाड़ी चला रहा था, उसने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद जब जज के पास केस गया तो उन्होंने क्या लिखा, उसको बोला कि आप ना एक रोड एक्सीडेंट पे, रोड सिक्योरिटी पे ऐसे लिख दीजिए। बाद में सोशल मीडिया पर इतना चर्चित हुआ कि भाई 2 लोगों की जान चली गई है और आप उसको बोलो ऐसे लिख दीजिए। कल को ट्रक वाला किसी को उड़ा देगा तो आप उसको भी ऐसे लिखवा लेना, उसको क्यों आप 10 साल की सजा देते हो, 20 साल की सजा देते हो। तो क्या वहाँ पे पार्शियलिटी देखने को मिली कि बिजनेसमैन का लड़का है, पैसे वाला लड़का है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ ऐसे लिखने के लिए दिया गया है। तो चीज़ें ऐसी नहीं हो पाए, इसलिए वहाँ सोशल मीडिया बहुत काम करता है। जब सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हुई तो क्या हुआ, उसको प्रॉपर वहाँ पे भेजा गया है एक तरीके से, जहाँ पे उसके मेंटली जो भी चीज़ें ख़राब है या जो भी बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर किसी को उड़ा दिया, ऐसी स्पीड में चला रहा है। बच्चे अगर हैं, अगर ठीक ठाक हैं, समझदार, तो डर लगे भाई तेज़ नहीं चलाना, किसी को लग ना जाए, तेज़ नहीं चलाना, कहीं पकड़ ना ले। लेकिन वो इतना ज़्यादा था कि उसने लोगों को उड़ा दिया और उनकी डेथ भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सोशल मीडिया के बारे में हमें जानकारी मिल गई और पत्रकारिता के बारे में जानकारी मिल गई। लेकिन इस बार का क्या है, थीम क्या रहा है, क्यों मनाया, कब मनाया, ये देखते हैं, ठीक है। इस साल ये अवसर 30 मई को पड़ा है। हिंदी पत्रकारिता के जरिए भारत में प्रकाशित सबसे पहले हिंदी अखबार उदंत मार्तंड, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वनडे एग्जाम्स में कई बार, मतलब वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछता है, कभी कभी स्टेटमेंट फॉर्म में भी कहीं पे ऐड करके पूछ लेता है कि हमारा पहला हिंदी अखबार कौन सा था। तो उदंत मार्तंड जो है हमारा पहला हिंदी अखबार रहा है, जिसका प्रकाशन हुआ था ब्रिटिश शासन के दौरान, इनका प्रकाशन किया गया था, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड को 30 मई 1826, आपको कभी पूछे कि हम 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 30 मई को हमारा पहला हिंदी अखबार प्रकाशित हुआ था। 1826 में कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। जगह का नाम भी याद रखिएगा, जगह पूछे, जिससे देश में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ था। यहाँ से हिंदी पत्रकारिता को एक तरीके से क्या मिली था, सपोर्ट मिला था। चीज़ें हमारे यहाँ पे जो अच्छी चल रही हैं आज, यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा होने वाला है वो है, यहाँ पे कट कर दीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। तंबाकू, कोई भी तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, कुछ भी करता हो, वहाँ पे बड़ा सा फोटो लगा होता है जिसमें बहुत घटिया गंदी सी फोटो लगी होती है, जिसको देख के आपको उल्टी आ जाएगी। लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पी जाएंगे, पान मसाला खा जाएंगे, उसको साइड रख देंगे, भाई जो होगा देखा जाएगा, हमें क्या करना, हम तो पियेंगे। इसके बाद हम इंश्योरेंस पे भी बात करेंगे, एक आर्टिकल हमारा इंश्योरेंस पर भी होने वाला है। तो जो ये चीज़ें नहीं मान रहे हैं वो इंश्योरेंस भी करा ले कि भाई हम पीना खाना तो बंद करेंगे नहीं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, कल को हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार का ख्याल रखने के लिए, हमारे परिवार को फाइनेंशियली जो सपोर्ट करने के लिए चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हों। तो इंश्योरेंस के बारे में बीमारी के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तारीख, थीम और इतिहास के बारे में देखेंगे। क्या है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व के लेवल पे मनाया जा रहा है। तंबाकू को मना करना, मतलब तंबाकू लोग ना खाएं, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, शायद महात्मा गांधी ने, आई डोंट नो, महात्मा गांधी जी की एक थॉट्स थी या फिर मैंने प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ा है कि जब तक व्यक्ति खुद सुधरना नहीं चाहे ना, आप उसको कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति खुद पढ़ना नहीं चाहे, आप नहीं पढ़ा सकते हो। जब तक व्यक्ति गुंडा बनना नहीं चाहे, आप उसको गुंडा नहीं बना पाएंगे। जब तक व्यक्ति शरीफ नहीं बनना चाहे, आप उसको शरीफ नहीं बना सकते हो। मतलब क्या है, जब तक व्यक्ति खुद अंदर से कुछ चाहेगा तभी ही पॉसिबल हो पाएगा। तो कोई तंबाकू खा ले, कुछ भी खा ले, कुछ भी करता रहे, जब तक वो अंदर से डिटरमाइन नहीं हो जाएगा कि मुझे चीज़ नहीं करनी है, कभी भी चीज़ें लाइफ में ठीक नहीं हो पाएंगी, ठीक है। लिखा है, हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, या ताकि तंबाकू के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। भाई गवर्नमेंट बहुत, देखिए गवर्नमेंट कोशिश भी करती है, नहीं भी करती है। गवर्नमेंट को तंबाकू, शराब, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो देखिए दोनों काम है, एक तो गवर्नमेंट का काम है कि भाई उनको रेवेन्यू मिले तो लोगों का विकास करें। इसके लिए आप सोचते होगे ना कभी कि गवर्नमेंट जब चाहती है कि तंबाकू ना खाएं लोग, शराब ना पिएं, सिगरेट ना पिए, तो बेचती क्यों है? क्यों बेचती है? बेचना बंद कर दे। जब बेचना बंद कर देंगे तो लोग यूज़ करना बंद कर देंगे। नहीं, आप बेचना बंद करेंगे, लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसको महंगे दामों पे खरीद के खाएंगे ज़रूर, यूज़ करेंगे ज़रूर। तो क्या है, इसलिए गवर्नमेंट क्या है, अब गवर्नमेंट का काम ये भी है, आप कोई कहीं पे सड़क बनवानी है,
कहीं पे बिजली की तार बिछवानी है, कोई भी अच्छा वेलफेयर स्कीम वाला कोई भी काम करना है तो उसको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? तो बड़े बड़े जो शराब वगैरह बिकती हैं उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, सिगरेट हो गया, पान मसाला हो गया, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उस पैसे को यूज़ करके वो क्या करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स में लगाते हैं। तो उनके लिए दोनों ही ज़रूरी है। एक तो क्या है, लोग खाना भी बंद करें, ये भी ज़रूरी है उनके लिए, और ये भी ज़रूरी है कि भाई लोगों का विकास के लिए हमारे पास रेवेन्यू भी आए। तो क्या है, दोनों चीज़ें साथ में पैरेलल चल रही हैं। मतलब स्टेट कुछ और कर रहा है, सेंटर कुछ और कर रहा है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, सब चीज़ चल रही हैं। इसलिए फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यह दिन हमें हृदय रोग, देखिए क्या होता है यहाँ से, आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी। वो वाली हार्ट की बीमारी नहीं जो आप समझ रहे हो, ये जो है हार्ट की बीमारी अलग है। इसमें अगर आप एक बार बीमार पड़े तो इलाज संभव नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका एक कोई व्यक्ति दिल तोड़ कर गया, आप दूसरे व्यक्ति के पास जाइए, आपका दिल वो जोड़ कर दे देगा, आप फिर हैप्पी हो जाएंगे। स्ट्रोक्स आ सकते हैं, कैंसर, सबसे बड़ी समस्या जो होती है कैंसर होती है। श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे कई जानलेवा बीमारियों की याद दिलाता है। मतलब अगर आप तंबाकू वगैरह खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो भाई आपको बहुत घनघोर मतलब खतरनाक बीमारियां होंगी, कई का इलाज भी संभव नहीं है। आपने जब भी आप कभी मूवी हॉल गए ही होगे, मूवी हॉल जब जाओ तो स्टार्टिंग में एक ऐड चलता है, मुकेश का ऐड चलता है कि मुकेश शायद शराब पीता था कि तंबाकू खाता था, ऐसा कुछ है। उसमें चलता है कि बहुत शराब पीता था या बहुत सिगरेट पीता था, उसका ये हुआ, उसका ये हुआ। हाँ, मुकेश है, उसमें उसकी बच्ची भी होती है छोटी सी, चलाते हैं कि उसकी बच्ची भी सिगरेट के धुएं से परेशान रहती है, घर वाले परेशान रहते हैं, बाद में उसको कैंसर हो जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें इतिहास और महत्व की, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1987 में एक प्रस्ताव पारित किया था। 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद क्या है, 40वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया। ये व्यापक तंबाकू विरोधी आंदोलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था कि व्यापक रूप बहुत बड़े रूप में चलाया गया था। इस पहल की सफलता के बाद WHO ने 1988 में प्रस्ताव WHA 4.218 स्थापित किया, जिसे हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो हम कब से मना रहे हैं? 1988 से हम हर साल मना रहे हैं। कब? 31 मई को। 1987 में हम मना रहे थे दूसरी डेट को, लेकिन उसके बाद हमने चेंज किया है और हम हर साल तब मना रहे हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस तंबाकू के उपयोग के खतरों और इसके साथ जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में वैश्विक जागरूकता। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ें वही लिखी कि लोग जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि आपको बीमारियां हो जाएंगी, ये सबको पता है। बच्चा कोई भी, देखिए कोई बच्चा यूज़ करे ना चीज़ें ऐसी, तो समझ में आता है कि बच्चों को पता नहीं है कि चीज़ें उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप देखते हो जितने लोग भी ये ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, सिगरेट पी रहा है कोई, तंबाकू खा रहा है कोई, शराब पी रहा है, तो उसको पता होता है वो क्या कर रहा है। अपने आप से लोग करते हैं। आजकल तो स्ट्रेस कम करने के लिए सिगरेट पीते हैं कि बहुत स्ट्रेस हो रहा था, सिगरेट पी लेता हूँ, स्ट्रेस कम हो जाएगा। बहुत स्ट्रेस हो रहा था, दारू पी लेता हूँ, बियर पी लेता हूँ, स्ट्रेस कम हो जाएगा। अलग तरीके हैं। कोई बोलते हैं कि ओकेजनली पीते, पार्टी। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ ओकेजनली कभी शराब पी लेता हूँ, और उनका हफ्ते में 6 दिन में मतलब हफ्ते के 7 दिन में से 6 दिन का ओकेजन ही होता है, तो पी रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा है। तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा। अभी आज ही मैं देख रही थी, अभी शायद आधी पढ़ाने से पहले आधे घंटे पहले मैंने न्यूज़ देखी थी कि कोई प्लास्टर था, हैंड प्लास्टर्स होते हैं कुछ, हाँ, हैंड प्लास्टर्स में बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। वहाँ पे बच्चों से काम कराया जा रहा था। चाइल्ड लेबर, जो कि हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट हमारा है कि बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, वहाँ पे बच्चों से काम कराया था। 30-40 बच्चे थे जो कि हैंड प्लास्टर्स में काम कर रहे थे। आप मुझे बताइए कि कहाँ की न्यूज़ है ये, ठीक है। तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना, तो बच्चों की रक्षा भी करना भाई। एक तो पहले पिए नहीं, ये भी देखना है। बाकी क्या है, ऐसी चीज़ों को बनाने में हेल्प भी ना करें, भले ना पिए लेकिन बनाने में हेल्प भी ना करें, क्योंकि चीज़ें खतरनाक होती हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का थीम है तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। तो ये उद्योग क्या है, देखिए पहले क्या था, पहले जो सिगरेट बीड़ी वगैरह लोग पीते थे, आपने देखा होगा दादा वगैरह हैं, दादाजी वगैरह हैं, बहुत बूढ़े वगैरह हैं, वो सिगरेट तो आप पी रहे लोग, बीड़ी पी रहे हैं, हुक्का लगा रहे हैं। लेकिन आजकल का ट्रेंड हो गया, आपको 16-17 साल के, 12-13 साल के बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे जो पी रहे हैं। ट्रेंड मतलब मॉडर्नाइजेशन का एक साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पे सिगरेट पीना, शराब पीना एक तरीके से आपको मॉडर्न होने का एक तरीके से क्या दिखावा बताता है कि हाँ आप मॉडर्न हो क्योंकि आप सिगरेट पी रहे हो, कूल लग रहे हो, ठीक है।
फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा की जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि तंबाकू के इस्तेमाल में गिरावट आए, जिससे तंबाकू संबंधित बीमारियों के कारण होने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। आर्थिक बोझ कम किया जा सके। एक तरफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है गवर्नमेंट चीज़ें बेच करके, कभी वेलफेयर स्कीम्स में लगा रही है, और अब क्या कर रही है, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम चलाई उन्होंने कि आप बीमार हैं, आपको आपके परिवार को इतने लाख तक का बीमा मिलेगा। अब जो ज़्यादा लोग बीमार होने लगेंगे तो गवर्नमेंट को क्या है, ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जितने कम लोग बीमार होंगे उतना अच्छा हमारे लिए, वो पैसा कहीं और यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है, और ये बात बोली जा रही है कि हम अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे अभी देश में लगभग 60 करोड़ जो है, इतने हैं नहीं, इससे ज़्यादा हैं, ठीक है। लगभग 65% आबादी हमारे यहाँ पे, 60% आबादी युवा है, और 140 करोड़ का अगर आप 60% निकालेंगे तो आपको लगभग 80-85 के आसपास निकल के आएगा। तो मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 80 करोड़ हमारे यहाँ पे युवा हैं अभी। वो पूरे के पूरे अगर सिगरेट शराब दारू पीने लग जाए तो हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे युवा जनसंख्या ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे युवा जनसंख्या ज़्यादा है तो 10 साल बाद हम बहुत ग्रो करेंगे। वो सब शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, 10 साल बाद बीमार पड़ गए सारे, किसी को कैंसर हो गया, किसी को दिल की बीमारी होगी, किसी को कुछ हो गया, तो क्या है, हम पे बोझ बन जाएंगे, गवर्नमेंट पे बोझ बन जाएंगे। गवर्नमेंट चाहती थी कि कल को काम करें, वो बीमार होकर घर पे पड़े हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो बोझ बन जाएंगे, चीज़ें बहुत सारी हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। धूम्रपान के नकारात्मक प्रभाव जो हैं बहुत सारे हैं भाई, आपको ऑलरेडी बताएगा, आपको हानिकारक प्रभाव हैं, आपकी हेल्थ वगैरह भी ख़राब होती है, आदत तो ख़राब होती ही होती है, इन्वायरमेंट भी चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर देखें यहाँ पे कौन कौन से हैं, कैंसर हो जाएगा आपको अलग अलग टाइप के, हार्ट की बीमारियाँ हो जाएंगी, स्ट्रोक्स वगैरह आते हैं, श्वसन संबंधी बीमारियाँ होती हैं जो सिगरेट वगैरह पी जाते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली भी वीक होती है। जो लोग ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, उन बीमार भी बहुत पड़ते हैं। अगर कभी बीमार पड़ते तो कभी निपट भी जाते हैं वो, क्योंकि उनकी जो प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो जाता है, बीमारी से लड़ नहीं पाता है, ठीक है। सारा बीमारी से लड़ने की जगह वो बेचारा लीवर को साफ करने में लगा रहता है। गर्भावस्था में जटिलताएं होती हैं, जो भी महिलाएं सिगरेट शराब वगैरह जो ज़्यादा पीती हैं उनको कंसीव करने में समस्या होती है। दंत समस्याएं, दांत खराब होंगे, जाहिर सी बात है। त्वचा का समय से पहले बूढ़ा होना, अगर आप धूम्रपान कर रहे हो तो आपकी स्किन जो है टाइम से पहले ही खराब होने लगेगी, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है, तंबाकू महामारी का सामना करने और वर्तमान, ये सब इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसा ये जो हम जो भी जागरूकता फैला रहे ताकि लोग जो चीज़ें ऐसी यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, वो सब ऐसी चीज़ से दूर रहे, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। भले ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट कर, मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है 100 करोड़ जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और पता चला बीमार होकर के लोगों पे खर्च कर दिया 200 करोड़, तो क्या हुआ उसको, एटलीस्ट जो एट लास्ट के मतलब अंत में क्या है, नुकसान ही देखने को मिला 100 करोड़ का। उन्होंने सोचा था कि भैया रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको अच्छी स्कीम्स में लगाएंगे, पता चला कि यहाँ पे जितना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया उससे ज़्यादा लोग बीमार हो गए, उसमें खर्चा हो गया। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है अपने ऊपर से आर्थिक बोझ को कम करना चाहती है। अब हमने पढ़ लिया ऑलरेडी किसके बारे में, तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में। अब जो तंबाकू नहीं छोड़ सकते हैं उनके लिए सुझाव ये है भाई, आप इंश्योरेंस करा लीजिए अपना। इंश्योरेंस कराएंगे, कम से कम आपके परिवार को समस्या तो नहीं होगी, कल को आप निपट जाएंगे। नहीं मान रहे हैं, पीना ही है, खाना ही है, तो अपने परिवार को सुरक्षा दे करके जाइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस इरडाई सेट्स 3 hours टाइम लिमिट फॉर इंश्योरेंस टू क्लियर कैशलेस क्लेम्स डिटेल्स। तो अगर आप इंश्योरेंस वगैरह कराते हो तो इरडा है जो हमारी अलग अलग जो चीज़ें हैं उनकी जो एक तरीके से गवर्निंग जो मतलब उनको कंट्रोल करने वाली संस्थाएं होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे आरबीआई हमारा रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को, और इरडा जो हमारा है रेगुलेट करता है इंश्योरेंस वाले सिस्टम को, सारे मतलब सेक्टर को। तो यहाँ पे जो इरडाई है उसने बोला है कि आप 3 घंटे में आपने कोई भी मतलब इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको आप क्लेम कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो कैशलेस के रूप में। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इट आई ऑल्सो सेड पॉलिसी होल्डर्स शुड बी प्रोवाइडेड वाइडर चॉइसेस बाय द इंश्योरेंस बाय मेकिंग अवेलेबल प्रोडक्ट्स एड एंड राइट्स बाय द ऑफरिंग डाइवर्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो इसमें बोला है इडा ने कि जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड करना पड़ेगा, अपनी स्कीम्स को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों। अगर कोई भी व्यक्ति जो है इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हों। ऐसा ना हो कि भाई आपके पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है, एक ही आप इंश्योरेंस दे रहे हो कि ये वाला ले लो और इससे आपको ये फ़ायदा होगा।
जैसे आपने कई बार जोक्स के रूप में सुना होगा कि बैंक्स वगैरह हैं जो इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसीज़ बेचते हैं, वो एकमात्र ऐसी संस्थान है जो आपको बताएगी आपके घर पे आके, आप उसको चाय कॉफ़ी पिलाएंगे, आप उसको गालियाँ भी देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो आपको बताएगी आप अगर मर गए तो आपके परिवार को क्या फ़ायदा होगा, या फिर आपके पति अगर मर गए तो आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। वैसे कोई बोल दे अगर आपके पति मर गए तो आपको लोग पीट देंगे, आकर के मार देंगे, लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी वाले आप घर पे आकर पूरा प्रॉपर नोट्स के रूप में समझाते हैं कि देखिए पॉइंट नंबर ये, अगर आपके पति मरते हैं तो आपको ये फ़ायदे होंगे, अगर उनको ये हो जाता है तो उनको ये आपको ये फ़ायदा होगा, अगर उनको एक्सीडेंट होगा, पैर टांग टूट गए उनकी तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो क्या है, एकमात्र संस्थान ऐसी है जो आपको बताती है कि आपके मरने से या आपके प्रियजन के मरने से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और हम बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इसके मरने से मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे इरडा है उसके बारे में। तो हमने देखिए अभी तो देख लिया कि भाई उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आप 3 घंटे के अंदर जो है इंश्योरेंस क्लेम को क्लियर करिए, क्योंकि कंपनियां जो है बहुत टाइम लगाती हैं और बहुत बेचारे मतलब इंश्योरेंस खुलवाने के टाइम पे आपको आएंगे, घूम जाएंगे, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। जब परिपक्व हो जाता है तो आपको पैसे लेने के लिए उनके पास घूमना पड़ता, दे दीजिए भैया पैसे दे दीजिए। तो समस्या अलग अलग होती हैं। Following the recommendations of the Malhotra Committee in 1999 in the IRDAI was constituted। तो क्या है 1999 में इसको बनाया गया है। कौन सी कमेटी थी जिसने इसको सिफारिश की थी? इसकी मल्होत्रा कमेटी थी, याद रखिएगा। इट इज़ एन ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द इरडा एक्ट 1999। तो क्या है, एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1999 में बनाया गया था। इट इज़ द एपेक्स बॉडी दैट सुपरवाइजेज एंड रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर इन द इंडिया। तो एपेक्स बॉडी मतलब एकमात्र ऐसी बॉडी है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सबको यहाँ पे रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है और मैनेज करती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, जो भी पॉलिसी ले रहे हैं, जो मतलब जो भी चीज़ें करवा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, कोई नुकसान ना हो, ठगा ना जाए। टू रेगुलेट करना, चीज़ों को कंट्रोल करके चलना। प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। और ये भी कि भाई ऐसा ना हो कि देखिए आजकल तो लोग थोड़ा इंश्योरेंस ज़्यादा लेने लग गए हैं, लेकिन पहले क्या थे, नहीं लेते थे। तो बहुत सारे टारगेट्स वगैरह लेके चले जा रहे हैं ताकि हम यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ा पाएँ। नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। देखिए लगेगा नहीं आपको कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंश्योरेंस कैसे देख रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। हेड ऑफिस का हैदराबाद में, अलग अलग रीजनल ऑफिस वगैरह भी है पुणे वगैरह में। कंपोजिशन के देखें, इरडा इज़ अ 10 मेंबर बॉडी, 10 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है। 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। तो 5 4 1 10 हो गए, टोटल 10 मेंबर्स हो गए। द इंश्योरेंस एक्ट 1930 इट इज़ द प्रोसीजर्स ऑफ द इरडाई एक्ट 1999। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे अलग से रही है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि पर्पज़ क्या है, ताकि फ्रॉड ना हो, सही चीज़ें चले, सब चीज़ें अच्छे से चले। इन सबको काम करने का, इन चीज़ों को रेगुलेट करने का काम किसका है? इरडा का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बताई दिए आपसे मैंने। यहाँ पे एक लक्ष्य लेकर चला जा रहा है इसके द्वारा कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, 2047 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी भारत के नागरिक हैं सबके पास कोई ना कोई इंश्योरेंस हो। तो साल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो एम्स टू मेक द इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर ग्लोबली अट्रैक्टिव। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है इतना ज़्यादा ब्रॉड हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि इंडिया के अलावा बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस लेने आए। ठीक है, पिलर्स कौन कौन से हैं? इंश्योरेंस कस्टमर्स, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो 3 पिलर्स इसके हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कस्टमर होने चाहिए भैया, कस्टमर्स होंगे तो चलेगा काम। प्रोवाइडर्स होने चाहिए, जब कोई प्रोवाइड करेगा तब तो कोई लेने आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होने चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए। तो चीज़ें हैं, 3 पिलर्स हैं। फोकस एरियाज कौन कौन से इसके होने वाले हैं? तो मेकिंग अवेलेबल राइट प्रोडक्ट्स टू द राइट कस्टमर्स। किसी सही व्यक्ति को सही प्रोडक्ट पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा ना हो कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, आप उसको 1000 या 5-10 हज़ार रुपये का, 50 हज़ार का इंश्योरेंस दे करके आ गए। तो क्या है, आपको सही प्रोडक्ट जो है सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। क्रिएटिंग रोबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, आपको कोशिश करने की चीज़ें जो है बहुत अच्छे से चलें। फैसिलिटेटिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन द इंश्योरेंस सेक्टर, तो आपको जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब है लोगों को मोटिवेट करना है कि इस सेक्टर में भी आकर के बिजनेस करें। इंश्योरिंग द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर इन अलाइन विद द मार्केट डायनामिक्स, जैसा मार्केट चल रहा है कोशिश करें लोगों को बताएं जो भी कंपनियां हैं कि उनको किस हिसाब से काम करना है। बूस्टिंग इनोवेशन
नई नई चीज़ों का इनोवेशन किया जाए, वहाँ पे कंपटीशन भी हो, ताकि क्या है, देखिए कंपटीशन कहीं नहीं होगा तो कस्टमर्स को चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं मिल पाएंगी। ये अलग अलग बीमा कंपनियां हैं, बीमा चीज़ें हैं, अलग अलग चल रही हैं। बीमा सुगम है एक तरीके से, अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस इंश्योरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इट सिंप्लीफाई पॉलिसी परचेज सर्विस रिक्वेस्ट एंड द क्लेम सेटलमेंट। चीज़ें जैसी जो चीज़ें सारी ऐसी वाली चीज़ें हैं वो सारी आपकी बीमा सुगम पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएंगी। बीमा विजिट पर हैं, इट प्रोवाइड्स डिफाइंड बेनिफिट्स फॉर ईच रिस्क कैटेगरी। अलग अलग रिस्क के हिसाब से अलग अलग आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं बीमा विस्तार में। और बीमा वाहक की बात करें तो इट इज़ अ वुमन सेंट्रिक वर्कफोर्स ऑपरेटिंग एट द ग्राम सभा लेवल। तो ग्राम सभा लेवल पे है, और वो वर्कफोर्स जो ज़्यादातर होती है यहाँ पे, जो काम करने वाले लोग होते हैं वो महिलाएं होती हैं। दे विल एजुकेट एंड कन्विंस वुमेन्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, पॉपुलरली बीमा विस्तार। बीमा विस्तार के माध्यम से महिलाओं को ये बताने की कोशिश की जाती है कि इंश्योरेंस जो है कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या बेनिफिट्स इसके होने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी होगी। इकोनॉमिक सर्वे भी किया गया है हमारे यहाँ पे कि कितने % यहाँ पे बीमा कवर किया गया है, कितनी चीज़ें चली हैं, कितनी नहीं चली हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ये टोटल ग्लोबल इंश्योरेंस प्रीमियम्स 2021 इंक्रीज 3.4% इन द रियल टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे 3.4% का आपको रेस देखने को मिल रहा है। इरडा ने बताया है इंडिया ने इंक्रीज किया 3.76%। हमने जो है ग्लोबली थोड़ा सा ज़्यादा, ग्लोबल के मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर थोड़ी चीज़ें अच्छी गई हैं। इंडिया इज़ एट प्रेजेंट द 10th बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। इट इज़ द प्रोजेक्टेड टू बी 6th बिगेस्ट बाई 2032। तो अभी हम जो हैं टॉप 10 में आते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2032 तक हम टॉप 6 में आ जाएं इंश्योरेंस मार्केट के एरिया में। ठीक है, तो ये हमारे टारगेट्स रहे हैं। अगर बात करें कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ इतनी बड़ी है, इतने बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो चीज़ें अच्छी चले, तो नहीं, समस्याएं तो हर जगह होती हैं। कुछ समस्याएं यहाँ पे हैं। लोअर अडॉप्शन रेट, आपको ग्रामीण इलाकों में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा होगा। तो क्या है, लोग इसको लेते नहीं हैं, इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं। लैक ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, उनके पास कोई नया सामान ही नहीं है, वही घिसा पिटा लेकर के आ जाएंगे। आपके पति की डेथ हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी, टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगी, आँख फूट जाएगी, ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नया चीज़ है नहीं उनके पास। फ्रॉडुलेंस, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, परेशान लोग। टैलेंट मैनेजमेंट नहीं है लोगों के पास कि चीज़ें कैसे मैनेज करना है। स्लो रेट ऑफ डिजिटलाइजेशन, मतलब इतना डिजिटल चीज़ें हो रही हैं लेकिन इनके पास वही घिसी पिटी चीज़ें हैं, पेपर लेकर के आएंगे, पेपर वर्क कराएंगे वहाँ पे। क्लेम मैनेजमेंट, जब किसी को क्लेम करना, देखिए आपको क्या है, इंश्योरेंस बेचने के लिए तो बहुत आएंगे, आपको परेशान करेंगे, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, लेकिन जब आता है बात आती है क्लेम करना है, हमें पैसे चाहिए, तो आप 36 तरीके के बहाने गिना देंगे कई बार कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, इसमें ये है तो इसमें ये है, तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। समस्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारा इंश्योरेंस के बारे में। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन चावल के संबंध में क्या कार्यवाही की है। तो फिलीपींस में किया गया है, गोल्डन राइस जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड एक तरीके से क्रॉप है, जो नॉर्मल राइस में कुछ चीज़ें ऐड करके उसको क्या किया गया है, इन्हांस किया गया है। तो वाणिज्य प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट जारी किए गए हैं। दूसरा है, व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द किए गए हैं। तीसरा है, स्वीकृत व्यापक खेती करने की परमिशन दी गई है कि आप बड़े लेवल पर खेती करिए। बड़े पैमाने पर वितरण आरंभ किया गया है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे गोल्डन राइस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो हमारा जो सही है स्टेटमेंट दूसरा, कि व्यावसायिक प्रसार के लिए यहाँ पे जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया गया है। अब देखिए क्या है, भले ही आपने अभी बता दिया कि भाई हम हैं नॉर्मल अच्छे राइस बना रहे हैं, आपको विटामिन ए उसमें ज़्यादा मिलेगा नॉर्मल चावल्स के कंपैरिजन में, लेकिन लोग ये बोले कि कल को इसमें कोई समस्या हो गई तो उसको हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। अगर हमने जो नॉर्मल राइस हम यूज़ कर रहे हैं, जो नेचुरली उग रहा था हमारे यहाँ पर, उसको यूज़ कर रहे हैं और कल को ये ख़त्म हो गए और हमने जो इनोवेशन किया है कल से कल इन फ्यूचर इससे समस्या हो गई, किसी ही मतलब हमारे पूरी मानव प्रजाति को समस्या हो सकती है, कोई खतरा आ सकता है कि ये चावल खाने से हमारी बॉडी में चेंज हो गया है, कोई समस्या आ गई तो कैसे मैनेज करेंगे। तो बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं जो जीएम क्रॉप्स को मना करती हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल गया है। फिलीपींस ने हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक प्रसार मतलब बेचने की
मतलब गोल्डन राइस आप उगा रहे हो ठीक है, लेकिन आप मार्केट में नहीं बेचोगे के लिए सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया है, मना कर दिया कि भाई आप नहीं बेच पाएंगे आप। इस निर्णय से गोल्डन राइस की नियोजन, खेती और वितरण पर रोक लग गई है। जब बिकेगा ही नहीं तो खेती कम हो गई, जिसका उद्देश्य पोषक तत्वों की बढ़ी हुई मात्रा के माध्यम से विशिष्ट पोषण संबंधी मुद्दों को संबोधित करना था। इसमें कोशिश की आई थी कि कई जगह पे क्या है, कुपोषण का शिकार हैं लोग, उनको टोटल जो भी चीज़ें बॉडी में अवेलेबल होनी चाहिए वो मिल नहीं रही हैं, तो उनको ऐसी चीज़ों से मिल जाएंगी, लेकिन क्या इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी वजह से इसको मना कर दिया गया है। क्वेश्चन है मैगलन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन हमारे हैं मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना, फिर है बृहस्पति के चंद्रमाओं की जांच करना, फिर है शुक्र की संपूर्ण सतह का मानचित्र प्रस्तुत करना, या फिर सौर ज्वालाओं का अवलोकन करना। तो हमारा सही आंसर है सी, ऑप्शन सी हमारा सही है। शुक्र की संपूर्ण सतह का मानचित्रण करना, ये काम किसका था? मैगलन मिशन का था। देखिए लिखा है नासा द्वारा 1989 में लॉन्च किए गए मैगलन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य था सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक का उपयोग करके शुक्र की पूरी सतह का व्यापक मानचित्रण करना। और अभी हाल ही में जो देखने को मिला है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हाल में देखने को मिला है कि वहाँ पे ज्वालामुखी जो है ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं शुक्र में, ठीक है। तो लिखा है शुक्र की भूविज्ञान के बारे में जानकारी मिली है, स्थलाकृति कि वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं उसकी जानकारी मिली है, सतह की विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके, सब चीज़ों के लिए इसको भेजा गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है निडो वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है ये कसेरू की मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है में नहीं पाया जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है निडो वायरस के बड़े समूह में से केवल कोरोना वायरस ही अब तक मनुष्यों में बीमारी से जुड़ा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, नहीं पाया जाता होता तो हमें होता ही नहीं। जो कोरोना वायरस था एकमात्र ऐसा था कि जो निडो वायरस ग्रुप से बिलोंग करता था और फिर भी ह्यूमन को इफेक्ट कर दिया। जैसे आपको बताया है मैंने कि बहुत कम डिजीज़ ऐसी होती हैं जो पक्षियों से इंसानों में फैलती हैं, लेकिन कोरोना वायरस एकमात्र ऐसी बीमारी थी अभी तक की जो इस ग्रुप से बिलोंग करती थी और ह्यूमन मतलब इंसानों को इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर अफेक्ट किया है। देखिए लिखा है निडो वायरस सकारात्मक संवेदी RNA वायरस है, वास्तव में कशेरुकियों में पाए जाते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी, अब जब चमगादड़ है रीढ़ की हड्डी होती है उसमें पाया जाता है, उसमें जो स्थलीय और समुद्री स्तनधारियों, मछलियों, अन्य सहित जानवरों की एक विशिष्ट श्रृंखला को संक्रमित करते हैं, ज़्यादातर जानवरों को संक्रमित करते हैं, जो विभिन्न मेजबान प्रजातियों के भीतर अनुकूलन और पनपने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। जो इस वायरस के बारे में बताता है कि कितना ज़्यादा अडेप्टेशन इसके अंदर है कि अलग अलग प्रजातियों में ये रह सकता है। और कोरोना वायरस की अडेप्टेशन आप देख सकते हैं क्षमता ये इस बात से कि मनुष्य में भी वो अडेप्ट कर गया, जबकि वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता था, मतलब मनुष्यों को ये बीमारी हो ही नहीं सकती थी और इतने बड़े लेवल पर फैली हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट हमारा ऑलरेडी सही था। शोधकर्ता ने विविध कशेरू की प्रजातियों में नए निडो वायरस की खोज की है, जो कि वायरस फैलता ही नहीं था इंसानों में, अब क्या है फैलने लग गया है। ये स्टार्ट हुआ है कोरोना वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एशिया प्रशांत रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2024 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारे है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है ये रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रूप से भारतीय महिलाओं के बीच रोजगार में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में रोजगार से जनसंख्या अनुपात में सुधार हुआ है। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया में क्या है रोजगार जनरेशन जो है बड़ा है और इस बढ़े होने का जो रीज़न है वो ये है कि महिलाओं को ज़्यादा रोजगार मिला है, ये महिलाएं जो है रोजगार में ज़्यादा संलिप्त हैं, संलग्न हो रही हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है। तो हमारा सही विकल्प होने वाला है एक और दो। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ILO ने जारी किया है इसको। देखिए जो पूरे क्षेत्र में श्रम बाजारों की गतिशीलता के बारे में जानकारी देता है कि हमारे कि अलग अलग कंट्रीज़ में मार्केट में जो लोग वर्कर्स वगैरह हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे रोज़गार मिल रहा है। दूसरा जो बताया हमारे यहाँ पे 57.4% 2022 में थी, लिखा है यहाँ पे अलग अलग एरिया पे जनसंख्या में अनुपात बताया रोज़गार का 57.4 था यहाँ पे
2022 में 58.2 देखने को मिल रहा है, 2023 में प्रकाश डाल रहा है। और ये साथ में यही बताया कि भागीदारी जो ज़्यादा बढ़ रही है वो महिलाओं की बढ़ रही है। तो हमारे यहाँ पर रोज़गार जो रेशियो है वो अच्छा कंटिन्यूसली होता जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए सारे आर्टिकल्स हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं, क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए हैं। हमेशा की तरह आपको आज भी बताना चाहूँगी, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स ले सकते हो, जो कि बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में बेसिक टू एडवांस है। बेसिक मतलब है कि बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे आपको एडवांस लेवल तक, और 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी हैं। ये सारी इमेजेस बनी हुई हैं जो भी एनसीईआरटी वगैरह कवर की जाने वाली हैं। ये QR कोड है, इसको स्कैन करके आप सारी जानकारी बैच के बारे में जो भी आप चाहिए देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी आर्टिकल्स थे आज अच्छे से कवर किए जाए, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, उनमें चीज़ें क्या ऐड हो रही हैं, इन फ्यूचर क्या होने वाला है और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स में आपको बताए हैं। अगर फिर भी कन्फ्यूजन आपको कोई रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा है आपको तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और आने वाले वीडियोज आपको टाइम से मिलते रहे इसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।